इस्लामाबाद में इब्राहिम अकॉर्ड का जो है वो एक ग्रेटर एजेंडा हब बनता जा रहा है। इस्लामाबाद और रियाज, पाकिस्तान और सऊदी अरब, इस्लामाबाद और रियाज। क्योंकि इशू ये है कि ये लड़ाई और ये फसाद हो क्यों रहा है? ये मामला क्या है? मामला जबकि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे और उसमें बहुत सारी चीज़ें तय पा गई थी, लेकिन फिर अचानक हमला हो गया और ये ईरान में मुसलसल ईरान और अफ़गानिस्तान, ईरान में मुसलसल हमले क्यों किए जा रहे हैं? 1 साल के अंदर-अंदर 3 दफ़ा जंग छिड़ चुकी है अमेरिका, इसराइल, ईरान की। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि आपके माशाल्लाह आप समझदार हैं कि असल मामला है अब्राहम अकॉर्ड का। अब्राहम अकॉर्ड यानी कि इसराइल को तस्लीम किया जाना और उसमें कमोबेश तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं, वो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं और जिन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, वो बाकायदा तौर पे यानी कि जहाँ सफ़ारत खाने नहीं हैं, वो सफ़ारत खाने जो हैं, वो बोर्ड ऑफ पीस की सूरत में शामिल हो चुके हैं। सदर ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस, जिसको बोर्ड ऑफ नेतन कहना चाहिए, तो बोर्ड ऑफ नेतन्याहू में तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक शामिल हो चुके हैं, जिसमें सऊदी अरब भी है और पाकिस्तान भी है। क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान 2 मुल्क थे जिन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया हुआ था। और ये पाकिस्तान में ये कहानी आज से 10 साल पहले शुरू हुई थी, जब जनरल बाजवा और नवाज़ शरीफ साहब का कॉम्बिनेशन जो है, वो मारज़ वजूद में आया था। नवाज़ शरीफ साहब को पहले इलेक्शन जितवाया गया और जो इलेक्शन नहीं जीत रहे थे वो जितवाया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों को कट लगाया गया। जो जो ये उस ज़माने की बात है जब जनरल क़यानी साहब को उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस बनाने का वादा किया था, क्योंकि वो 6 साल एक्सटेंशन पूरी कर चुके थे। 3 साल की एक्सटेंशन और 3 साल का ओहदा, और तब तय हुआ था कि नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान और क़यानी साहब के दरमियान कि हम परवेज़ मुशर्रफ साहब को लटकाएँगे, आप बीच में नहीं आएँगे, और दूसरा ये कि आपको चीफ ऑफ डिफेंस बनाएँगे। तो वहाँ से उसके बाद से नवाज़ शरीफ साहब के बाद आते हैं जनाब जनरल बाजवा साहब को अपॉइंट किया जाता है। नवाज़ शरीफ साहब करते हैं और वहाँ से ये सिलसिला 10 साल पहले ये शुरू होता है, इसराइल को तस्लीम किया जाना और डिस्कशन। अब उसमें इन 10 सालों में इतना सफ़र तय हो चुका है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब भी बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बन गए हैं और बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल भी शामिल है और बाकी सारे मौजूद हैं। अब उसमें एक बड़ा मुल्क जो है वो रहता है, वो है ईरान, और ईरान और इसराइल का आपस में तनाज़ा भी है, शिद्दत के साथ है। और ईरान जो है वो दुनिया में वाहिद अब एक शिया स्टेट है, शिया मुस्लिम स्टेट है, जो तमाम दुनिया भर में रहने वाले जो शिया हैं, अहले तशी, उन सब का सियासी क़िबला और सुप्रीम लीडर जो हैं, वो तेहरान की तरफ देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो सब के सब वहाँ पे वो समझते हैं कि ईरान की जो शिया गवर्नमेंट है, वो उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ का बाइस है। तो ईरान अब रहता है, इसमें शामिल नहीं है। तो लिहाज़ा ईरान पे ये लड़ाई शुरू हुई और ईरान ने तवक्को ये थी, रेजिम चेंज ऑपरेशन था बुनियादी तौर पे, और वहाँ पे आयतुल्लाह ख़ामनाई की हुकूमत का ख़ात्मा था, रेजिम चेंज ऑपरेशन था और लाना था रज़ा पहलवी को, शहंशाह ईरान के बेटे को। लेकिन वो सारे का सारा मामला गड़बड़ हो गया और नहीं हो सका, और ईरान ने सख्त तरीन मज़ाहमत की और खलीजी मुल्कों को भी उसमें शामिल कर लिया। लगता ये है मुझे, जो अंदाज़ा है, कि ईरान के पास जो है वो इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा थी इस लड़ाई के शुरू होने से पहले, और इसमें ईरान के साथ यकीनी तौर पे चाइना, रशिया या कोई और मुल्क भी शामिल हो सकता है, जो कि तेहरान को इन्फॉर्म कर रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। इस बात में, क्योंकि अब उस लड़ाई से आज तकरीबन पूरा 1 महीना हो गया जी, इस लड़ाई को शुरू हुए, 30 दिन लड़ाई को शुरू हो गया और 30 दिन ईरान जो है वो मज़ाहमत कर रहा है, दिफ़ा भी कर रहा है और हमले भी कर रहा है सारी सूरत हाल में। तो जब मामला यहाँ तक पहुँचा है, तो ईरान अब जब मज़ाहमत हो गई और सारे सारे खलीजी मुल्क, अब ये देखें कि ये सारे बोर्ड ऑफ पीस वाले हैं, जो कि इस वक्त निशाना बन रहे हैं, और इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा
बहरीन बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा, आपका सऊदी अरब बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा, कतर बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा, उर्दन बोर्ड ऑफ पीस, मिस्र बोर्ड ऑफ पीस, ये सारे के सारे बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हैं। और इसमें सिर्फ पाकिस्तान बचा हुआ है कि जो ईरान के मिसाइलों से या ईरान के हमलों से बचा हुआ है, और बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे आ चुके हैं। तुर्की भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल है, एक शायद कुवैत बोर्ड ऑफ पीस में नहीं है। तो ये सब के सब बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर हैं। तो एक तरफ बोर्ड ऑफ पीस है और दूसरी तरफ ईरान है। रिजीम चेंज ऑपरेशन करने का मकसद भी यही था कि ईरान में भी ऐसी हुकूमत ले लाएं, क्योंकि अगर ये सारे इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं, सऊदी अरब भी कर लेता है और पाकिस्तान भी कर लेता है, बाकी कर चुके हैं, तो इसके बाद फिर होगा क्या? उसके बाद ये होगा कि मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम नौजवान और जो एंटी इसराइल एलिमेंट है मुख्तलिफ तमाम मुस्लिम ममालिक में, और इसराइल मुखालिफ जो नौजवान हैं, सारी के सारी सोच है, उस सारे को कैप्चर कर लेगा ईरान और तेहरान। ये कैप्चर कर लेंगे और सारे के सारे जुड़ जाएंगे ईरान के साथ। और इसमें इस बात का भी खदशा मौजूद था कि शिया सुन्नी की तमीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, और फिर जो सुन्नी हैं, गैर शिया जो मुस्लिम हैं, वो भी फिर इस चीज़ को नहीं देखेंगे, वो भी सारे जुड़ जाएंगे। और उसके बाद अगला जो है मरहला, वो है प्रॉक्सीज़ का, क्योंकि अस्करियत पसंद जो ग्रुप्स हैं, उनको ईरान सपोर्ट करता है। वो खा आपके यमन में हैं, हौसी बागी हैं, या वो शाम है, या लबनान है, या बैरूत है, या हम हिज़्बुल्लाह है, और इस सारे के इवन यहाँ तक कि हमास जो है, वो भी तेहरान के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि उसको भी चाहिए मिलिटेंसी के लिए और जद्दोजहद के लिए, मुसल्लह जद्दोजहद के लिए वो चाहिए। तो इसलिए तो और उसके साथ-साथ जो फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम हैं, वो भी सारे के सारे तेहरान के साथ जुड़ जाएँगे, नज़रियाती तौर पे, जज़्बाती तौर पे, और जो एक है हदफ़ है, वो हदफ़। तो ऐसे में ज़ाहिर है सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान, तुर्की, तो ये सारे पूरा का पूरा मिडल ईस्ट और बशमूल पाकिस्तान, यहाँ पे भी अनरेस्ट होगा, और ये हुक्मरान जो हैं, ये बिल्कुल मुस्लिम नौजवानों की नज़र में बिल्कुल ज़ीरो हो जाएँगे, हीरो तेहरान बन जाएगा। लिहाज़ा ज़रूरी है कि ईरान के अंदर भी रिजीम चेंज ऑपरेशन किया जाए, और पहले ईरान को भी इस वहाँ से ये जो है इस्लामी शिया गवर्नमेंट जो है, उसको ख़त्म करके वहाँ पे लिबरल गवर्नमेंट लाई जाए, और वो थे रज़ा पहलवी। क्योंकि पूरी दुनिया में उसको मोबिलाइज़ भी किया जो ओवरसीज़ ईरानी थे, तारकीन वतन जो कि सताए हुए हैं इस वक़्त तेहरान गवर्नमेंट के, उन सबको मोबिलाइज़ किया गया पूरी दुनिया में, और उन्होंने भी ये काम किया और मुख्तलिफ ईरानी सफारत खानों के सामने एहतजाज भी किया। तो ये ज़रूरी, ये है बैकग्राउंड इसका। अब आपको कुछ हक़ाइक़ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में अब क्या हो रहा है। एक ये है जी, डीएनए की खबर दिखाइएगा ज़रा, और डीएनए की ये खबर है, और अब इसमें हुआ ये कि पाकिस्तान के सफारत खाने में हमला हुआ, और मिसाइल हमला हुआ उसके आसपास। तो उसमें एक खबर ये शाया हुई कि सोर्सेस से, सोशल मीडिया पे, कि पाकिस्तान ये कह रहा है, या शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि इसराइल हमें कतर न समझे, हम कतर नहीं हैं, हम जवाब देंगे टिका के, और बिल्कुल इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। इसका फिर ये खबर थी, सोशल मीडिया पे आई और चल रही है। लेकिन इस खबर का जवाब जो दिया गया, वो हमारे अहमद कुरैशी साहब हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, यानी कि अब्राहम अकॉर्ड, और इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इसराइल का विज़िट भी कर चुके हैं, सहाफ़ी भी हैं हमारे, और एंकर पर्सन भी रहे हैं, और आजकल मेरा ख़्याल है प्रोग्राम नहीं कर रहे शायद, मुझे याद नहीं है। तो बहरहाल जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत अच्छी अरबी जानते हैं, इसराइल का विज़िट कर चुके हैं, और पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान, और इस्लामाबाद और यरूशलेम के दरमियान इत्तेहाद के दाई हैं बड़े, और उन्होंने इसका जवाब दिया। वो जवाब बड़ा मीनिंगफुल है, और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान इसराइल जंग या पाकिस्तान अमेरिका जंग का बयानिया अब एक नैरेटिव बिल्डिंग मुहिम बन चुका है,
जिसे 3 गिरोह हवा दे रहे हैं, जो इस्लामाबाद, वाशिंगटन और यरूशलेम के दरमियान 3 गिरोह हवा दे रहे हैं, जो इस्लामाबाद, वाशिंगटन और यरूशलेम के दरमियान गलतफ़हमियाँ पैदा करना चाहते हैं। अब यरूशलेम और इस्लामाबाद के दरमियान खुशफ़हमियाँ कब पैदा हुईं और उन खुशफ़हमियों को गलतफ़हमियों में तब्दील कौन करना चाहता है? बड़ा है जी। कहते हैं कि ये 3 गिरोह हैं। एक है जी भारतीय मीडिया के कुछ हलके और ईरानी निज़ाम के असर और रसूख के नेटवर्क्स और पाकिस्तानी बाईं बाज़ू और इस्लामिस्ट हलके, जो इस बयानिए को नज़रियाती बुनियाद पर प्रमोट करते हैं। ये बड़ा मज़े का जुमला है कि पाकिस्तानी बाईं बाज़ू और इस्लामिस्ट हलके, यानी कि पाकिस्तान में अब जो इसराइल के खिलाफ बात करना, फ़लस्तीन के हक़ में बात करना और यरूशलेम और इस्लामाबाद के जिनके ताल्लुकात अभी इसराइल को तस्लीम ही नहीं किया, ना हमारा सफारत खाना उधर, ना उनका सफारत खाना इस्लामाबाद में। तो पहली बात तो ये है कि यरूशलेम और इस्लामाबाद कब करीब आए, कब खुशफहमियाँ, कब दोस्तियाँ कब हुई, ये सब कुछ गहरे रवाबित कब हुए, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस कब हुए, इसका कम से कम रिकॉर्ड पे तो कोई चीज़ नहीं है। बंद कमरों में क्या कुछ तय पा चुका है, ये हम जानते नहीं, और जानते तो हैं खैर इसमें कि अवाम नहीं जानती, पब्लिक एट लार्ज नहीं जानती कि बंद कमरों में क्या कुछ तय पा चुका है। लिहाजा वो कहते हैं कि ये मुहिम जो है, कुरैशी साहब कहते हैं ये मुहिम जून में ईरान इसराइल जंग में पहली मरतबा पाकिस्तान में उभरी थी, लेकिन कल जुमेरात से ये मुहिम फिर से चल पड़ी है, जब इसराइल ने तेहरान के मगरबी हिस्सों में अहदाफ को निशाना बनाया। एक हमला पाकिस्तानी सफारत खाने के करीब हुआ। यानी अब वो कहते हैं कि अब उसकी वजाहत जो है अनऑफिशियली अनऑफिशियली नॉन स्टेट एक्टर्स के ज़रिए करवाई जा रही है, वजाहत करवाई जा रही है इस्लामाबाद से कि नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है, इसराइल ने कोई हमला नहीं किया। उन्होंने कहा जी हकीकत ये है कि पाकिस्तानी मीडिया ने सिफारत खाने के ज़राए से हवाले से तस्दीक की है और कहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, एम्बेसी हदफ नहीं थी, करीब एक पासदारान इनकलाब इस्लामी से मुंसलिक इमारत को निशाना बनाया गया था, लेकिन इस खबर के बाद वही हुआ जो मुतवक्के था। अब ये जो बात है जी कि उसकी ख़ास तौर पे उसकी वजाहत की जा रही है, सारी चीज़ों को सामने रखा जा रहा है और हर चीज़ बताई जा रही है। ये अहमद कुरैशी साहब का वो है जी पूरे का पूरा आर्टिकल है, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस्लामाबाद और यरूशलेम बहुत करीब आ चुके हैं और नेतन्याहू और शहबाज शरीफ साहब का गहरा याराना हो चुका है और बहुत ही स्ट्रेटेजिक किस्म के रिलेशंस हैं और इस्लामाबाद में और दिल्ली में, इस्लामाबाद, दिल्ली और पाकिस्तान में मौजूद इस्लामिस्ट लोग और बाएं बाजू की जो लोग हैं, वो इन ताल्लुकात को ख़राब करना चाहते हैं। ये बयान गैर सरकारी तर्जुमान के ज़रिए से ये बात की जा रही है। मीनिंगफुल बात है, बहुत गौर से सुनने वाली बात है जी। और कहते हैं कि और उसकी वजाहत की जा रही है कि नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो पासदारान इनकलाब का दफ्तर था जिसको इसराइल ने हिट किया है, पाकिस्तानी सफारत खाना बिल्कुल उसका नहीं था। और खासा मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने कहा कि गैर मुसद्दका पोस्ट से यानी कि ट्वीट्स किए जा रहे हैं और बयानियाँ बनने लगा है कि शायद पाकिस्तान को इसराइल पैगाम दे रहा है, वार्निंग्स या सिग्नल्स की सूरत में, कि ईरान से मुज़ाकरात ना करवाए। फिर इसके जवाब में इंडियन, ईरानी और जो कुछ पाकिस्तानी अकाउंट्स ने ये खबर देनी शुरू कर दी कि पाकिस्तान ने इसराइल को वार्निंग दी है कि पाकिस्तान कतर नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि ये क्यों ये बात की जा रही है कि वो कहते हैं कि नहीं, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान और पाकिस्तान के दरमियान, इसको इसराइल भी चाहता है कि ये मुज़ाकरात हों। ये यहाँ पे शायर का मकसद, नसर निगार का मकसद ये है कि इसराइल भी ये चाहता है कि ये मुज़ाकरात हों और पाकिस्तान, अमेरिका, इसराइल की लड़ाई की जाली बयानिया से फ़ायदा तीन अतराफ़ तो होता है जी। यानी कि अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान, अमेरिका, इसराइल की लड़ाई, अब पाकिस्तान, अमेरिका का तो कभी लड़ाई रही नहीं, पाकिस्तान और इसराइल की लड़ाई वो कहते हैं 3 ग्रुप जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। नंबर 1 भारत, और यानी कि पाकिस्तान और इसराइल की लड़ाई का फ़ायदा वो कहते हैं भारत उठा रहा है। पाकिस्तान का बढ़ता हुआ सिफारती किरदार, ख़ासतौर पर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी, भारत की इस पॉलिसी के खिलाफ है जिसका मकसद पाकिस्तान को तनहा रखता है। इसलिए अमेरिका, इसराइल, पाकिस्तान दुश्मनी और इख्तिलाफ़ात का बयानिया चलाना भारत को सूट करता है।
اور ایران، اس کے بعد وہ ایران پہ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایران تہران برسوں سے پاکستان کے اندر اثر و رسوخ کے نیٹ ورکس بنا رہا ہے اور شدت پسندی کو ہوا دے رہا ہے. اب یہاں پہ وہ ایران کو گورنمنٹ آف پاکستان خود نہیں بول رہی، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے، تجزیہ کاری کے ذریعے، غیر سرکاری ترجمان کے ذریعے وہ ایران کو بھی بتا رہے ہیں کہ ایران پاکستان کے اندر شدت پسندی کو ہوا دے رہا ہے. اور اس میں صداقت موجود ہے، کیونکہ کلبھوشن یادیو جو ہیں وہ ان کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ ایران سے آپریٹ ہو رہا تھا. یہ ایک حقیقت ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں تہران جو ہے مقصد واضح ہے، پاکستانی لابیاں بنانا جو پاکستان کے سفارتی اثر و رسوخ کے خلاف متحرک ہوں، اور مشرق وسطیٰ میں پاکستانی رول کو محدود کرنا اور پاکستان کو ایرانی نظام کے مقابلے میں خطے میں ابھرنے سے روکنا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو کنفیوژن ہے، ایران نہیں چاہتا کہ پاکستان اس خطے میں ابھرے. یہ اب نیکسٹ جو ہے اس کا ہے کہ ایران نہیں چاہتا کہ پاکستان آگے بڑھے، اس خطے میں ابھرے، ترقی کرے، اور لہٰذا یہ بھی ہے. اس کے بعد ہے کنفیوزڈ پاکستانی لابیز. یہ اب تیسرا قریشی صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے بائیں بازو اور اسلامسٹ حلقے مسلسل اگلی باری پاکستان کی کا بیانیہ پھیلا رہے ہیں. یعنی ایران کے بعد اگلا نشانہ پاکستان ہے امریکہ اسرائیل کی طرف سے. تو وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اور ایران کے بعد پاکستان نشانہ ہوگا. یہ بیانیہ حقائق کے منافی اور پاکستانی حوصلے اور مورال کو گرانے کے مترادف ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ بیانیہ جو بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے بعد اسرائیل یا امریکہ کا اگلا نشانہ ایران ہوگا، یہ نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات ہے، لغو بات ہے. جبکہ خود نیتن یاہو کے انٹرویوز موجود ہیں کہ ہمارا اگلا نشانہ وہ ترکی اور اسلام آباد، ترکی اور پاکستان کا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دو ٹارگٹ ہیں، کیونکہ فوجی طاقتیں ہیں، فوجی ملک ہیں، فوجی صلاحیت کا دفاع مضبوط دفاع ہے. اور پھر یہ کہ جو ابھی اسرائیل میں امریکہ کے سفیر ہیں وہ بھی بتا چکے ہیں کہ یہ گریٹر اسرائیل کا ہے ایجنڈا ہے، یہ آگے تک بڑھے گا اور مشرق وسطیٰ سے آگے تک جائے گا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو اس کو مذہبی بنیادوں پہ یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ریاست کو وسیع کرتا جائے مشرق وسطیٰ تک.